डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोग। मैम न्यूमेरिकल किए थे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ का। अच्छा, कोलरॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, वो समझ में आ गए थे? यस मैम। सारे कर लिए थे हम लोगों ने। और उसका मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था, वो चेक कर लिया था। यस मैंने मैम। न्यू पीडीएफ सेंड किया ना, उसमें कुछ पेजेस को मैंने इंसर्ट और करा था। तो उस देख लेना ना, और उसमें भी पढ़ लेना। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। कुछ पूछना है? स्टूडेंट कुछ पूछना है, नहीं तो हम नया से स्टार्ट करें उसमें फिर। ओके मैम। ठीक है, न्यू स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी जो पीडीएफ सेंड करिए, फिर जितने भी न्यूमेरिकल्स उसमें है मेंशन है, वो सब के सब कर लेना। बाकी अपने आप से जो कर सकते हैं वो करिए। नाउ अभी हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। मैम उस मिड में कौन कौन सा यूनिट आएगा? मिड की कोई डेट आई क्या अभी आपके ऊपर? डेट नहीं है, लेकिन कुछ टीचर बोल रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट सेम वाला खत्म होगा सेकंड सेम स्टार्ट करेंगे लोग। हाँ हाँ, तो फिर स्टार्ट कर ही देंगे। तो अभी आपके जैसे कि 4 यूनिट तो आनी ही चाहिए मिड में, है ना? क्योंकि हाफ कोर्स आते ही आता है, तो 4th यूनिट तो हम लोग स्टार्ट करने जा ही रहे हैं। ये तो आ ही जाएगा आपका। ओके मैम। ठीक है, 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस मैम। तो 4 यूनिट्स तो आएंगी आएंगी, तो आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर। तो स्टीरियो का मतलब होता है बच्चे स्पेशल अरेंजमेंट। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेशल अरेंजमेंट होना। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज होने की वजह से जो केमिस्ट्री में चेंजेस आ जाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में, मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, उसकी स्टडी को हम लोग बोल रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से कैसे डिफरेंस हो रहा है, और उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी कंपाउंड में, दैट इज नोन एज स्टीरियो केमिस्ट्री। एंड नाउ द फर्स्ट टर्म इन दिस इज आइसोमर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर? आइसो मीन्स का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब सेम, मर्स का मतलब यूनिट, तो सेम यूनिट। आइसोमर्स का मतलब क्या होगा? सेम यूनिट। तो जैसे कि अब ये नाम क्यों लिया गया कि जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये है यहाँ पर, दिस इज मैलिक एसिड एंड दिस इज फ्यूमरिक एसिड। इन दोनों के नाम देखो अलग अलग हैं। अलग अलग नाम क्यों है? जबकि देखो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, इसके पास भी COH, इसके पास भी COH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस कार्बन पर COH ग्रुप, इस कार्बन पर भी COH ग्रुप, इस कार्बन पर हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन। तो ये दोनों कंपाउंड एकदम सेम हो गए, या कह सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एकदम सेम ही है ना? 2 कार्बन इसमें, 2 कार्बन इसमें, 2 COH ग्रुप इसमें, 2 COH ग्रुप इसमें है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसमें, तो एकदम सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है, तो इसकी जो यूनिट है एकदम सेम है। इसे बोल रहे हैं दीज आर द आइसोमर्स। ये क्या आइसोमर्स है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर इनके स्ट्रक्चर में या स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। कि स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से या स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाने की वजह से जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए, प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए अगर, तो ऐसे यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर। तो ये दोनों आपस में क्या है? आइसोमर है। दोनों क्या? आइसोमर है। तो फिर से डेफिनेशन पे आइसोमर पे जाते हैं। Two or more compounds having the same molecular formula but different chemical and physical properties, and the phenomena is termed as isomerism. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
या मैम। अब जैसे ये सिनेमिक एसिड है, ये सिस सिनेमिक एसिड है, ट्रांस सिनेमिक एसिड है, इसमें भी देखिए क्या है कि 2 कार्बन इसके पास भी है, 2 कार्बन इसके पास भी है, इसके पास C6H5 है, इसके पास भी वही है, ये COH है, इसके पास भी COH है, दोनों का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है, मगर स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। स्पेशल अरेंजमेंट देखो कैसे डिफरेंस है, इस कार्बन पर जो COH ग्रुप आपने लगाया हुआ है, आपने इस साइड पे लगाया हुआ है, और इस कार्बन पर COH इस साइड पे लगाया है उसी कार्बन पर, है उसी कार्बन पर, सिर्फ क्या हो गया स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। आप स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब समझे, स्पेस पे फैला हुआ जो आपका जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंस है। आपका ये COH ने कोई आपकी कार्बन की पोजीशन नहीं चेंज करी है, वो उसी कार्बन पर है, यहाँ पर भी उसी कार्बन पर है, मगर ये इस साइड पर है, ये यहाँ पर इस साइड पर है। स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। अगर स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है और फिर उसकी वजह से आइसोमर्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, आइसोमर का मतलब तो मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर स्ट्रक्चर या स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से हम लोग बोल रहे हैं उनको आइसोमर्स नाम दे दिया हमने। मैंने कहा कि स्ट्रक्चर या फिर स्पेशल अरेंजमेंट में हो जाने की वजह से। तो आइसोमर्स को भी हम लोग आइसोमरिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। एक कहलाता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा कहलाता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म किसे बोलेंगे? ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाने की वजह से अगर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाते हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स को बोलेंगे जब स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से। तो अभी हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, स्टीरियो पढ़ने जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? जिसको कोई भी डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट है? नो मैम। है ना, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये आपका यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब फिर से स्टीरियो आइसोमरिज्म, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। स्टूडेंट्स एक जस्ट मिनट, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर एक नेटवर्क इश्यू आ रहा है, जस्ट मिनट होल्ड कर ना। यस, ऑडिबल होना में? यस मैम। हम लोग अभी वापस से, तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम लोगों ने फर्दर 2 में डिवाइड करा हुआ है। इसको बोल रहे हैं हम लोग कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। अभी ये क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म को तो मैंने बता दिया कि अगर स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, चाहे आप ये मैलिक एसिड में देखें चाहे फ्यूमेरिक एसिड में देखें, ये COH क्या है उसी सेकंड वाले कार्बन पर अटैच है, मगर यहाँ पर इस साइड पर अटैच है, यहाँ पर इस साइड पर अटैच है, राइट हैंड साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये क्या, दिस इज नॉन अ स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हुआ यहाँ पर। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स थे। और स्टीरियो आइसोमर्स को मैंने कहा कि फर्दर वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल को फिर से हम डिवाइड करते हैं ज्योमेट्रिकल एंड द ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड द ऑप्टिकल। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फिर समझते चले जाएंगे कि क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकल का, फिर क्या मतलब होता है ऑप्टिकल का, फिर क्या मतलब होता है कॉन्फॉर्मेशनल का। एक साथ में बता दूंगी तो अभी सब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, सबसे पहले
अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए बच्चों क्या बातें जरूरी है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है, ये आइसोमेरिज्म हमें उन्हीं कंपाउंड से मिलती है जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तभी ये हमको आइसोमेरिज्म हमको मिलेगी, वरना हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर नालिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों को देखिए, दोनों में डबल बॉन्ड है। बताइए, Yes, दोनों में ma'am. डबल बॉन्ड है ना? तो अब ये इन कंपाउंड्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमको मिलेगी। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में होगा क्या कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स results from a restriction in rotation about double bonds or about single bond in the cyclic compound, कि जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन पॉसिबल नहीं मतलब कि अगर आप ये जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता तो आप आराम से वो बॉन्ड को रोटेट कर लेते, मगर यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को अगर रोटेट करोगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी सिग्मा पाई बॉन्ड में डिफरेंस बताया था ना, पाई बॉन्ड को आप रोटेट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। अगर आप चाहोगे कि ये जो कार्बन को रोटेट करें तो ये क्या हो, तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, अगर वहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है मगर साइक्लिक है तो वहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्या होगा, तो साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड पर लगे हैं तो उसको बोलते हैं सिस, और सेम ग्रुप्स अगर ऑपोजिट साइड पर लगे हैं तो बोलते हैं ट्रांस। ये बोलते हैं ट्रांस, दिस इज ट्रांस। ये क्या है, इसका मगर पूरा पूरा नाम ही अलग हो गया। मैलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है। और देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है, सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बन सब सेम है, बट डिफरेंस स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। दोनों अगर ग्रुप सेम साइड पर हैं तो सिस आइसोमर, एंड डायगोनली ऑपोजिट हैं तो ट्रांस आइसोमर। दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। ये मैंने इधर भी दिखाया था आपको, सिनेमिक एसिड में इससे से ट्रांस है। आप देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं और दोनों हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट साइड पर हैं, तो हमने ट्रांस बोल दिया। ठीक है, तो ये तो हम जो इजेड नॉमेनक्लेचर का बच्चों हेल्प तब तक ले सकते हैं जब अगर हमारे पास या तो कम से कम दो ग्रुप सेम हो, है ना, दो ग्रुप्स अगर सेम है कम से कम, तभी हम इसका सिस और ट्रांस हम दे सकते हैं। क्योंकि जब दो ग्रुप सेम होंगे, जैसे यहाँ पर COH है, सेम है, तो हम बोलेंगे सेम साइड पर है तो सिस है और ये ऑपोजिट पे तो ट्रांस है। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है तो हाइड्रोजन सेम साइड पर है तो सिस है, ऑपोजिट है तो ट्रांस है। अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि सारे ही ग्रुप डिफरेंट हो जाए, यहाँ पर सारे ही ग्रुप डिफरेंट हो जाए। यहाँ पर आप देखो इस वाले एग्जाम्पल में दो ग्रुप ये सेम है और दो ग्रुप ये सेम है। इस वाले एग्जाम्पल में देखो कि सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप सेम है, बाकी ये दोनों डिफरेंट है। तभी भी चलिए आपने सिस और ट्रांस बता दिया कि ये सेम साइड पे हाइड्रोजन है तो सिस है। अगर इमेजिन करो सारे ही ग्रुप्स अगर डिफरेंट होते तब आप सिस और ट्रांस कैसे बता पाओगे? तब आप कैसे बोलोगे कि भी ये सेम साइड पर है तो सिस है ट्रांस है, क्योंकि सारे चारों ही ग्रुप डिफरेंट है। मैम प्रायोरिटी के बेसिस पे। तब उस केस पे हम लोग ये सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर की हेल्प नहीं लेते, तब हम लोग इजेड नॉमेनक्लेचर की हेल्प लेते हैं। अब इजेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये ही आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर से आते हैं। ठीक है, इजेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसको हम लोग प्रायोरिटी रूल भी कहते हैं, प्रायोरिटी रूल, ये चैन इनगोल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। ये कब हम लोग इसका हेल्प लेते हैं नॉमेनक्लेचर की, जब हमारे पास जो है अगर सारे ही ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर C2H5 CH3 H3H7 सारे ग्रुप डिफरेंट है, तब इस केस में आप सिस और ट्रांस नहीं बता पाएंगे। तब हम लोग ये चैन इनगोल्ड सिस्टम या प्रायोरिटी रूल की हेल्प लेते हैं। अभी क्या होता है इसको बहुत ध्यान से सुनोगे, ये थ्योरी इसका लिखी है मैंने, अब वो आप तो पढ़ लेना, मैं जैसे समझा दे रही हूँ आपको।
सपोज करो हम इसकी बात करें, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपके पास आया, ये मॉलिक्यूल आया, पूछा गया कि बताइए जेड आइसोमर है कि ई आइसोमर है। जेड, पहली बात है कि जेड का मतलब समझ लो, जेड का मतलब होता है जूसामैन और ई का मतलब होता है एंटीजन। ये आपका ग्रीक अल्फाबेट है, सॉरी वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड होता है जूसामैन एंड द एंटीजन, तो वहीं से आगे अल्फाबेट बन गया ई एन जेड। तो अब बात आती है कि जेड नाम किसे देंगे और ई नाम किसे देंगे। तो अगर आप क्या करोगे, इसमें प्रायोरिटी रूल की हेल्प लेते हो। पहले आप इस कार्बन पर चलिए, मतलब किसी भी पहले कार्बन को आप देखिए। आपने इस कार्बन को देखा तो आपने देखा कि इस कार्बन पर 2 ग्रुप्स लगे हैं, हाइड्रोजन और सीएल, दिख रहा है ना, दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? अब इस कार्बन पे क्या लगा है, सीएल लगा और हाइड्रोजन लगा है। अब आपसे क्या करा कि आपको देखना पड़ेगा कि एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है, सीएल का ज्यादा है कि हाइड्रोजन का ज्यादा होता है वेट? मैम सीएल का। सीएल का ज्यादा होता है, इसलिए इसको आपने यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया। यहाँ पर लिखोगे, मैंने तो यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ, बट आपने फिर लिखोगे 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब इस कार्बन पर आओ, इस कार्बन पर अगर आप आए फिर इसको देखो कि इसके साथ 2 जो ग्रुप अटैच्ड है उसमें से किस का वेट ज्यादा है। तो आप पूरा पूरा एक साथ नहीं देखोगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, पूरा पूरा एक साथ नहीं देखोगे। आप क्या देखोगे, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन अटैच है, दोनों ही क्या सेम है ना, ये भी कार्बन सेम है, ये भी कार्बन सेम है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चलो कि इस कार्बन के पास ये ऑक्सीजन अटैच है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच है। तो ऑक्सीजन ज्यादा भारी है क्या हाइड्रोजन ज्यादा भारी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसलिए आप क्या करोगे, COH वालों को आप 1 प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ पर भी अपने 1 प्रायोरिटी दी इसको, यहाँ पर आपने 1 प्रायोरिटी दी इसको। तो 1-1 क्या हो गए, सेम साइड पर आ रहे हैं। 1-1 अगर सेम साइड पर आ रहे हैं तो नाम बोलेंगे जेड आइसोमर, ठीक है। और यहाँ पर जब एग्जाम में आता है तो भी आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने तो हाईलाइट करके दिखाया हुआ, बट आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ पर भी 1 लिखोगे, है ना। बोलोगे कि सेम साइड पर आ रहे हैं सेम प्रायोरिटी वाले, इसको लिखना चाहो, इसको 2 लिख दो, इसको 2 लिख दो, है ना। 2 लिखना चाहो लिख लो, मगर हम इसको तो सिर्फ 1-1 को देखना है कि ये सेम प्रायोरिटी वाले। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा CL का जो प्रायोरिटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है और CH की प्रायोरिटी CH3 से ज्यादा है, ठीक है। तब आपने नाम दे दिया जेड आइसोमर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसको यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन से अटैच 2 ग्रुप्स कौन से हैं, CH3 और H, है ना। तो अब आपको देखना है कि इस कार्बन से कौन अटैच है, कार्बन अटैच है और इधर हाइड्रोजन अटैच है। तो कार्बन का वेट ज्यादा है कि हाइड्रोजन का ज्यादा है? मैम कार्बन का। कार्बन, इसलिए आपने इसको 1 की प्रायोरिटी दे दी, इसको 2 लिखना चाहो तो लिख लो 2, 1 हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन पर आओ, इस कार्बन पर ब्रोमीन है और CL है, कौन ज्यादा भारी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। इसका आपने यहाँ पर इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। तो 1-1 वाले क्या हो रहे हैं, सेम साइड पर आ रहे हैं। अगेन इट विल बी जेड आइसोमर, इससे से क्या हो गया, जेड आइसोमर हो गया। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि CH3 की प्रायोरिटी H से ज्यादा है, Br की प्रायोरिटी CL से ज्यादा है। ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, इस कार्बन पर CH3 यहाँ पर है और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पर इस कार्बन से कार्बन अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, प्रायोरिटी आपने इसको दी, यहाँ पे नंबर 1। और यहाँ पर क्या लिखा आपने, ये ब्रोमीन को आपने 1 दिया, इसको 2 दे दिया। तो 1-1 वाले कैसे हैं, डायगोनल पोजीशन पर हैं, इससे बोलेंगे ई आइसोमर, ठीक है। तो अगर डायगोनल पोजीशन पर लगे हैं तो उसको बोलते हैं एंटीजन, मतलब कि आपका ई आइसोमर। और अगर सेम साइड पर लगे हैं तो बोलते हैं जेड आइसोमर। आ गया समझ में बिल्कुल? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि भाई ये है, इसको बताइए जेड है कि ई है और उसका दूसरा आइसोमर बनाइए, तो उसका दूसरा आइसोमर कैसे बनाओगे? अभी क्या है कि CH3 और Br सेम साइड पे लगे, तो यहाँ पर CH3 Br ऑपोजिट साइड पे लगे, तो दोनों आपस में आइसोमर भी है, जेड आइसोमर है, ये आइसोमर है।
ये क्या डिफरेंस है, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। और डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, अब ये तो कोई ये वाला लो, इसे बताओ जेड है कि ई है? जेड है कि ई है? जेड है। Z. जेड क्यों है? सेम साइड है, प्रायोरिटी से बेसिकली। highest priority same side. हाँ, तो पहले वाले कार्बन पर सीएल को अपने प्रायोरिटी दी, दूसरे वाले कार्बन में बीआर को प्रायोरिटी दी, और सेम प्रायोरिटी वाले आर इन द सेम साइड, दैट इट विल बी जेड आइसोमर। ठीक है, इसका बताओ। सिक्स क्वेश्चन, assign E और Z configuration to each of the following compound। फर्स्ट को बताओ क्या होगा, E है कि Z है? मैम Z है। Z है? Yes, ma'am, Z है। Yes मैम। Yes, ma'am, Z है। वैसे तो अभी देखने से समझ में आ रहा है, मगर आपको मैंने ही वही बोला कि 1 by 1 चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कार्बन, तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच है, इस कार्बन से भी एक और कार्बन अटैच है। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है। ऑक्सीजन वाला ज्यादा भारी हो गया, इससे आपने इस प्रायोरिटी को दी 1। सॉरी, मैंने यहाँ से कंपैरिजन कर दिया ना, दिस इज रॉन्ग। आप कंपैरिजन इग्नोर करोगे बेटा। ठीक है, ये कब करते हैं, जब अगर ये वाला CH3 CH2 भी इसी साथ लगा होता। ये बात ध्यान रखना। जैसे भी मैंने एक मिस्टेक कर दी, अगर आप लोग भी यही मिस्टेक कर देते हो, आप लोगों को जो प्रायोरिटी देनी है वो सेम कार्बन से देनी है ना। इस कार्बन को देखना है, इस कार्बन पे ये ज्यादा भारी कि ये ज्यादा भारी है, तो आप बोलोगे ये, आपने इसको दे दिया नंबर 1। अब इस वाले कार्बन पे देखोगे कौन है, ये कि ये, इसको बोलोगे नंबर 1। नंबर वन क्या सेम साइड पर है, तुम्हारा हो गया ये जेड आइसोमर। Z. अगर ये CH3 CH2 हाइड्रोजन की जगह पर लगा होता, तब वैसे कंपैरिजन होता, जो जैसे मैं बता रही थी आपको, है ना, कि 1 by 1 चलते। अभी तो ये अलग अलग कार्बन पर है, तो कोई मतलब नहीं है। और इससे बताओ ये कौन सा है? E है Butadiene, ma'am. butadiene। है। इसमें आप उनको 1 प्रायोरिटी इसको दी, और इससे किसको प्रायोरिटी दोगे, ब्रोमीन को क्या आयोडीन को? Iodine. आयोडीन को। दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड पर है, तो क्या हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, ये जेड है और ये ई है। तो नंबरिंग लिखी है ना यहाँ पर, 1 1 लिखा हुआ है, ऐसे आपको भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में आता है आपको सिर्फ और सिर्फ EZ दिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये हो सकता है कि आपने गेस को कर दिया हो ना, तो आपको ये नंबरिंग करनी ही पड़ेगी। इसका बताओ, फर्स्ट वाले का ये ई है कि जेड है? Z। तो इस अगर में 3 महीना का समय था। Z। मैम जेड Z। जेड है। यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा ना, तो इस कार्बन को देखना है, यहाँ वाले कार्बन को, और ये वाले कार्बन को देखना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा कि कार्बन देखो 1 और 2 बॉन्ड तो ये है, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड कहाँ होगा इसका? यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर क्या है, बॉन्ड बना हुआ, मतलब यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा ना, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो CH3 को अपने प्रायोरिटी जिसको नंबर 1 दे दिया। इस कार्बन पर आओ, इस कार्बन पर यहाँ पे क्या लगा, ये कार्बन लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि हाइड्रोजन है, तो अपने प्रायोरिटी इसको दी नंबर 1 और नंबर 1 सेम साइड पर आ रहे नंबर 1, तो क्या हो गया, जेड। ये जेड आइसोमर हो गया। इससे बताइए, E। E कौन सा? ये आपने 10 को प्रायोरिटी दी, तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन अटैच है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन ज्यादा भारी होता, तो यहाँ को प्रायोरिटी मिल गई। यहाँ पर Cl और Br ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ई हो गया। इसमें बता दो, Z। Z। जेड।
यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो नंबर 1 इसको दे दिया। यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन और कार्बन है, तो इसको नंबर 1 दे दिया। सेम साइड पर है Z। ये बताइए। जेड Z Z. इसको नंबर 1 दे दिया, यहाँ पर इसको नंबर 1 दे दिया, सेम साइड पर है Z। ठीक है, तो अब एग्जाम में आएगा तो कर सकते हैं इज ए नॉमेनक्लेचर, Yes, ma'am. है ना। प्रैक्टिस के लिए, हाँ प्रैक्टिस के लिए आप नेट पे इज ए नॉमेनक्लेचर भी चाहो तो क्वेश्चन करके देख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी जो थ्योरी मैंने दे रखी है वो पढ़ लेना। फिर आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो हमारा यहाँ पर जो था स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशन फर्दर डिवाइडेड था ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल में। ज्योमेट्रिकल आपने पढ़ लिया है, अब हम लोग चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर में। ठीक है, ये ऑप्टिकल में चलते हैं। क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर? Ma'am, compound in which at least one chiral carbon is present. नहीं, ये तो केमिस्ट्री की बात नहीं करो, पहले हमें बताओ ऑप्टिकल का मतलब क्या हुआ। मैम अलग अलग ऑप्टिक्स का मतलब अलग अलग होता है। नहीं, लाइट Light. लाइट है ना, तो अब लाइट वर्ड क्यों आगे यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर में वर्ड आ रहा है लाइट। लाइट से क्या मतलब यहाँ पर? मैम डिफरेंट लाइट पोलराइज लाइट पास आने। क्या हो गया पोलराइज लाइट को? मैम जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं पीपीएल पास करने पे डेक्स्ट्रो या फिर लीवो रोटेटरी मोशन देते हैं। तो कैसे बताओगे कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है भाई, अगर अब आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो पहली बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मगर उनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस तो है। वो बात भी स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है, तो स्पेशल अरेंजमेंट में भी डिफरेंस होगा। स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से ये कंपाउंड क्या करते हैं, ये अगर इनके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट डाली जाती है तो प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। किसको? प्लेन पोलराइज लाइट अगर इन कंपाउंड्स पर डाली गई तो वो लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट डालने पर उस लाइट को रोटेट कर देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब बात आ गई ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात आ गई। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वजह से जब इनके ऊपर जब हम प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं तो ये लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऐसे समझेंगे आप कि जैसे सपोज करो यहाँ पर आपको ये 2 कंपाउंड दे रखे हैं, ये लैक्टिक एसिड है और ये भी लैक्टिक एसिड है, दोनों ही क्या है? लैक्टिक एसिड है। दिख रहा है ना? दिख रहा है, दोनों ही लैक्टिक एसिड है, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। स्पेशल अरेंजमेंट कैसे डिफरेंस है? इसमें OH यहाँ लगा हुआ है, इसमें OH इस साइड पे लगा हुआ है। स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। जब इस कंपाउंड पर हम लोग लाइट डालते हैं, ये जो है इस कंपाउंड पर हम प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं तो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, और इस कंपाउंड पर लाइट डालते हैं तो कंपाउंड क्या करता है? लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। तो ये क्या कर रहे हैं? दोनों ही कंपाउंड सेम थे, तो सेम तरीके से ही लाइट को घुमाना चाहिए था, मगर क्योंकि लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इसका मतलब
इनके ये कंपाउंड सेम नहीं है, फिर तो ये क्या है, कुछ डिफरेंट कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है मगर इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, इसलिए दे आर टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। दे आर टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। किसी को कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगी। किसी को कोई डाउट है तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। और हमें बार बार बात कर रही हूँ कि प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे, नॉर्मल लाइट नहीं डालेंगे। आप लोग जब कॉपी में लिखते हो तो लिख देते हो कि जब लाइट फॉल्स ऑन, लाइट को नहीं डालना है, प्लेन पोलराइज लाइट डालना है। क्यों, रीजन क्या है? रीजन क्या है? लाइट जो, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही बच्चों? यस मैम। हाँ, अब मुझे बताओ कि प्लेन पोलराइज लाइट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम, लाइट वर्ड क्यों नहीं यूज किया? मैम लाइट कई हाँ बोलो। डायरेक्शन में फॉलो, लाइट कई डायरेक्शन में फ्लो होता है, पर प्लेन पोलराइज लाइट एक सिंगल डायरेक्शन में ही फोकस करके मैम ट्रैवल करती है। हाँ वेरी गुड। मैम जो, हाँ बोलो। मैम अगर नॉर्मल लाइट यूज की जाएगी तो रोटेशन का पता ही नहीं लगेगा। हाँ वेरी गुड, क्योंकि लाइट जो है वो तो सभी डायरेक्शन में चलती है ना, लाइट तो सभी डायरेक्शन में चलती है। तो लाइट को अगर आप को ये देखना है कि लाइट को उसने रोटेट किया या नहीं किया, कौन रोटेट करता है? कंपाउंड। तो कंपाउंड ने लाइट को रोटेट किया या नहीं किया वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि लाइट तो सभी डायरेक्शन में चलती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट रहते हैं। उससे क्या मतलब होगा, उसके सारे बाकी डायरेक्शन कट कर दिए, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन बचा है। तो जब वो लाइट हमने किसी कंपाउंड को डाली, फिर सामने उसकी स्क्रीन लगा दिया है, तो हम देख रहे हैं कि लाइट का जो रोटेशन हो गया, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, लाइट को रोटेट कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं इसके लिए, ऐसे नहीं थ्योरेटिकल चीज, ये एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे इसके लिए। तो अगर किस कंपाउंड जो है लाइट को रोटेट कर रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये हर कंपाउंड रोटेट नहीं करता है, इसलिए हर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। कुछ ही एक कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और वो जो कुछ ही कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। अगर उन्होंने लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया तो नाम देते हैं डेक्सो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो बोलते हैं लिवो रोटेटरी। बात समझ में आई? यस मैम। है ना? तो और ये ऐसा हो क्यों रहा है, अब यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से देखो कि जैसे इस कार्बन पे OH इधर है, इस कार्बन पे H इधर है, इस कार्बन पे OH इधर है, इधर H इधर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर किसी एक डायरेक्शन को फिक्स मान के चले, अगर हमको H से OH जाना है तो H से OH हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, यूं यूं। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉक है कि एंटी है? तो मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ करके क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को घुमा देगा। अगर यहाँ पर हम H से OH चलें, देखो तो कौन सा डायरेक्शन है ये, बताओ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कंपाउंड क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा लाइट को, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। अब वो कैसे घुमाता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ अभी ऐसे समझ लो कि H से OH ऐसे जाएगा, इसमें H से OH ऐसे जाएगा, तो लाइट को भी ये डिफरेंट डायरेक्शन में घुमा देगा। अब ये जो कंपाउंड मैंने बोले दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों आपस में क्या ऑप्टिकली आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स से बने कैसे, इधर देखो ध्यान से। अगर ये हमारे पास लैक्टिक एसिड है जिसका नाम हमने रखा है डी लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। अगर इसके सामने हमने एक मिरर रख दिया सपोज करो, और इसकी एक मिरर इमेज बनाई, तो देखो कंपाउंड कैसे तैयार हो जाएगा। इसका OH इधर है तो मिरर के जस्ट सामने यहाँ पर OH आ जाएगा, H पीछे है तो इसमें भी H क्या पीछे चला जाएगा, इधर से H3 इधर से OH। तो ये एक तरीके से इसकी मिरर इमेज बन गई। तो अगर ऐसा कंपाउंड है कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हों, बहुत ध्यान से यहाँ पर बात सुनेंगे, अगर ऐसे हमारे पास आइसोमर्स हैं कि जो दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे लगते हों, और वो लाइट को
रोटेट कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स दोज आर प्रेजेंट एज अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज एनेंशियोमर्स, उनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो इन आइसोमर्स को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? एनेंशियोमर्स। क्यों एनेंशियोमर्स हैं? दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, लाइट को रोटेट भी कर रहे हैं, उनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो यहाँ पर देखो एक लिखा भी होगा ऑप्टिकल आइसोमर का काम। हाँ बोलो। फिगर हम नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए ना मैम हाँ आइसोमर के ये लिए। वेरी गुड ये बात। और बच्चे ने ध्यान दिला दी, बिल्कुल सही बात बताया इसने कि ये जो मिरर इमेज बननी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब कि अगर हमने इस कंपाउंड को एज इट इज उठा करके इस कंपाउंड के ऊपर रख दिया तो देखो ये OH किसके ऊपर आएगा? H के ऊपर आएगा, है ना। और ये H किसके ऊपर आएगा? इस OH के ऊपर आएगा। तो सेम ग्रुप के ऊपर सेम ग्रुप नहीं आ रहा ना, इसको बोल रहे हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो सुपर इम्पोजिबल किसे कहते हैं? अगर हम क्या करते हैं, OH के ऊपर OH आ रहा होता और H के ऊपर H आ रहा होता और CH3 के ऊपर CH3 और COH के ऊपर COH, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज हो रहा है। जैसे कि हमारे दो हैंड्स होते हैं, दोनों हैंड्स को अगर हम अपने पास रखें, दोनों हैंड्स को मतलब कैसे रखना है कि पाम साइड नीचे है और आपका जो नेल्स वाला साइड है वो ऊपर है, ऐसे करके दोनों हैंड्स रख दिया, अगल बगल रख दिए हमने। तो दोनों हैंड्स रखने पर देखो जो हमारा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो किस तरफ आ रहा है? लेफ्ट हैंड का थंब किस तरफ आ रहा है? बोलो। हम लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड का थंब लेफ्ट साइड पर आ रहा है, ये कैसे हो गया? राइट साइड। तुम बेटा हाथ पे तुम्हारे ठीक है कि नहीं ठीक है? जब पाम अप साइड हो तो मैंने क्या बोला कि जो पाम है वो नीचे रखो, जो नेल्स वाला साइड है वो ऊपर रखो। हम तो राइट है। राइट साइड। हाँ तो दोनों हैंड्स को ऐसे अगल बगल रखो, ठीक है। अब देखो कि जो तुम्हारा राइट हैंड वाला जो थंब है वो किस साइड पर आ रहा है? राइट हैंड वाला थंब किधर आ रहा है? लेफ्ट पर आ रहा है। और लेफ्ट वाला थंब किधर की तरफ आ रहा है? लेफ्ट वाला जो हैंड है वो राइट पर आ रहा है, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे अगल बगल रख दिया, दोनों हाथ हम लोगों के लिए कैसे लग रहे हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं। मिरर इमेज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? जिधर सामने थंब है उधर दूसरे का भी थंब है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। और अगर आप राइट हैंड को उठा करके लेफ्ट हैंड पे तुम्हें रखना है, उसी पोजीशन से रखना है। उसी पोजीशन का मतलब जैसे हम लोग फिश बनाते थे ना बचपन में, मछली जल की रानी है, तो वैसे ही अपना हाथ उठाओ, राइट हैंड उठाओ और लेफ्ट के ऊपर रख लो। तो बताओ कि थंब के ऊपर थंब आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा है थंब के ऊपर थंब, तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजिबल है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इस कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जब क्लैपिंग करते हो तो सुपर इम्पोजिबल हो जाती है, जब क्लैपिंग करते हैं तो क्या होता है? सुपर इम्पोजिबल हो जाती है ना। मगर वो पोजीशन जब हम क्लैपिंग कर रहे हैं तो वो हमारी मिरर इमेज नहीं बना रहा। मिरर इमेज के लिए क्या करना है? दोनों हैंड्स को ऐसे रख करके फिर एक हैंड को उसी पोजीशन से उठा करके दूसरे हैंड पर रखना है, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज। और एनेंशियोमर्स, तो एनेंशियोमर्स क्या है? एनेंशियोमर्स हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि क्या होंगे? आपस में मिरर इमेज होंगे और हमारे एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एनेंशियोमर्स। तो ये एक आप यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे डेफिनेशन जो लिखी, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द वे दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। These isomers are called enantiomers and are said to be optical active. इनको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव।
ठीक है. The phenomena of rotating the plane polarized light is known as optical activity, and the compound exhibiting this property are known as optical active compound. अब रोटेशन मैंने बताया या तो राइट हैंड साइड पर होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा. राइट पर हो तो D और लेफ्ट हो तो L. ठीक है. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या दो चीजें चाहिए, अब इसकी बात आती है क्या दो चीजें चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसके लिए दो चीजों को होना जरूरी है. पहली चीज होती है कि मॉलिक्यूल शुड बी कायरल. कायरल का मतलब क्या होता है मैम? कंपाउंड इन विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट. हाँ, इसमें देखो कार्बन के पास जो 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग कायरल कार्बन एटम. दिस कार्बन एटम इज नोन एज कायरल कार्बन एटम बिकॉज इट इज हैविंग ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना. जो चारों ग्रुप्स हैं डिफरेंट है, ये भी हमारा कायरल है. तो हमारी पहली कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए होती है कि वो कायरल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता हो. इसमें क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ही बना रहा है, इसलिए लैक्टिक एसिड क्या है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए दो क्राइटेरिया मैंने बताए, कायरल कार्बन का होना जरूरी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का होना जरूरी है. दोनों ही चीजें यहाँ पर फॉलो हो रही है. दैट मीन्स lactic acid is a optical active compound. Is it clear to all of you? यस मैम. Yes, ma'am. बिल्कुल समझ में आ रही बात. ये हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिव पढ़ लिया ना, क्लॉकवाइज. और कायरल का भी मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया कि सारे कार्बन में सारे ग्रुप डिफरेंट हैं, ABCD. एनेंशियोमर भी पढ़ लिया हम लोगों ने. एनेंशियो भी जो आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. एनेंशियो का मतलब होता है ऑपोजिट, एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म. तो दोनों एक दूसरे के क्या ऑपोजिट है एक तरीके से ना. ऑपोजिट कैसे, इधर देखो OH इधर है, इधर OH इधर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फॉर्म्स हैं. एनेंशियोमर ये जो वर्ड बना यहीं से आया, और ये क्या हमारे आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है. ये D लैक्टिक एसिड है, ये L लैक्टिक एसिड है. लैक्टिक एसिड सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है, ये तो हमेशा याद रखो. इसमें कुछ है नहीं. हमने जब बोला है कि कायरल कार्बन होना जरूरी है, तो कायरल का मतलब क्या हो गया कि चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे. अब चारों ग्रुप हमारे सपोज को यहाँ पर डिफरेंट में लिख दिए. अब क्या करना है, लैक्टिक एसिड है, एसिड का मतलब क्या होगा, COH ग्रुप तो होगा ही होगा. तो एक जगह पर COH ग्रुप लगा दो, ठीक है. एक जगह पर फिनॉल ग्रुप लगा दो, OH लगा दो, COH लगा दो, और इधर CH3 लगा दो. अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो हमने क्या करा, उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया. COH, OH और CH3. यहाँ पर क्या लगेगा, फिर हाइड्रोजन लगेगा. दिस इज सिंपलेस्ट एसिड द लैक्टिक एसिड, है ना. और इसी का आपने ये बना दिया तो बन गया आपका DNL फॉर्म. और एग्जाम्पल दे रखे, मगर आप लैक्टिक एसिड से एग्जाम्पल याद रखें. और एग्जाम्पल दे रखे जब वैलेनिक एसिड दे रखा है. वैलेनिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर OH की जगह पर C2H5 आ गया है, ठीक है. यहाँ पर फिनॉल ग्रुप हट करके, फिनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप हट करके C2H5 आ गया, बोल रहे वैलेनिक एसिड. ये और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. ये हो गया आपका एनेंशियोमर. नाउ कम्स टू द रेसिमिक मिक्सचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक का मतलब मालूम है? हाँ, रेसिमिक का मतलब मालूम है क्या हो सकता है? यस मैम पता है मैम. अगर 50% लाइट अगर लेफ्ट में रोटेट हो रहा है और 50% मैम राइट में, तो वो रेसिमिक मिक्सचर मैम होता है. फिर से बेटा बोलो, क्या बोला आपने? मैम अगर लाइट में 50% लेफ्ट में रोटेट हो रहा है और 50% राइट में, तो मैम रेसिमिक मिक्सचर होता है, और कंपाउंड एक्चुअली इनएक्टिव होता है. हाँ बोलो. Equimolar mixture of dextro and laboratory mix, मतलब optical isomer are called racemic mixture. ठीक. अभी जैसे आप बोल रहे थे कि 50% लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, 50% लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो घुमा कैसे पाएगा? तो घुमा ही नहीं पाएगा. वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा.
हाँ, तो इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो बात बच्चा कौन बच्चा बोल रहा था, ये अभी बता रहा था? मैं प्रशांत। हाँ प्रशांत। तो अभी आप देखो, आपको कुछ कुछ चीजें मालूम है, मगर उसको आप ऐसे लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कि यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, किसी दो चीजों को मिला देना, दो या तीन चीजों को मिला देना, तो बोलते हैं मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर में हम क्या करते हैं कि हमने 50% लेबो रोटेटरी कंपाउंड ले लिया और 50% हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड ले लिया और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें आधा कंपाउंड जो है डेक्स्ट्रो है और आधा कंपाउंड लीवो है। तो क्या है, डेक्स्ट्रो क्या करेगा, लाइट को चाहेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें, लीवो चाहेगा कि नहीं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा, लाइट कहीं घूम पाएगी क्या? नो लाइट मैम। कहीं घूम पाएगी? घूम ही नहीं पाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन? इसका मतलब ये होगा कि बाहर से हमने दो या तीन कंपाउंड मिलाए हैं, उसकी वजह से अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्योंकि हमने बाहर से क्या करा कि 50% एक्स्ट्रा ले लिया, 50% लेवो ले लिया, जब मिला दिया तो अब लाइट को तो घुमा ही नहीं पाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिमिक मिक्सचर। दिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन एंड दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये होता है रेसिमिक मिक्सचर का मतलब। आगे आप समझ गए? तो ये नहीं कहोगे कि आधी 50% डेक्स्ट्रो में घुमा रहा था, क्लॉकवाइज घुमा रहा था, घुमा ही नहीं रहा था, घुमा ही नहीं पाएगा। आपने तो बाहर से मिलाया और जैसे मिक्सचर बनाया तो देखा कि लाइट को तो घुमा ही नहीं पा रहा वो, तो उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। उसके बाद ये हमारा आता है मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड में देखो, वहां पर क्या था, हमने बाहर से दो कंपाउंड्स को मिला दिया था। मीसो में क्या होता है, मीसो कंपाउंड और ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर सिमिट्री होती है। तो सिमिट्री की वजह से क्या होता है कि आधा कंपाउंड क्या करता है, चाहता है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें और आधा कंपाउंड चाहेगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो वो इस वजह से क्या होगा, उसके अंदर इंटरनल कॉम्पनसेशन हो जाएगा और वहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा एक ही कंपाउंड है, ये इसको बोल रहे हैं हम लोग मीसो टार्ट्रिक एसिड। अब यहाँ पर अगर आप H से OH पे चलेंगे, देखो H से अगर OH पे चलेंगे तो क्या है, क्लॉकवाइज है ना। यहाँ पर आप H से OH पे चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आधा कंपाउंड क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना चाहता है और आधा क्या चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। इस वजह से क्या होगा, लाइट किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, मीसो कंपाउंड है। और बोलते हैं यहाँ पर कि दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉम्पनसेशन। इंटरनल का मतलब है कि विद इन अ कंपाउंड ये चीज हो रही है, उसी कंपाउंड के अंदर हो रही है। क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर में आपने D+L अलग अलग से ला करके मिलाया था, कि हमने इन दोनों को आपस में ला करके मिला दिया तो हमारा रेसिमिक मिल गया, बन गया। बात समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेसिमिक एंड द मीसो? या मैम। ये देखो, ये मीसो है। हाँ बोलो। And it has at least 2 chiral carbons. कायरल कार्बन तो होता ही है, देखो कायरल तो है ही इसके अंदर। Ma'am, at least 2. हाँ, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन एटम, हाँ तो होना तो चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना कि इंटरनल सिमेट्री आ गई। इंटरनल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि देखो, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी COH, यहाँ पर भी COH। तो क्या होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि ये हो गया। अब अगर सपोज करो हमने इसका OH यहाँ लिखा होता और H यहाँ लिखा होता, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कि ये OH कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है और H यहाँ लिखा है, तब क्या होता है, सिमेट्री होती? सिमेट्री नहीं होती। आप तो काटते, इधर H आता, इधर OH आता, तो सिमेट्री नहीं होती। तब वो कंपाउंड जो बनता हमारे पास वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मगर यहाँ पर ये क्या है, मीसो टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉम्पनसेशन। बात समझ में आ गई बिल्कुल? या मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे करेंगे। अटेंडेंस मुझे जल्दी से भेज दो। Thank you, ma'am. पूछ लो। चलिए।
थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।